देखिए, आज अपनी क्लास नंबर 30 है और इस क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, इनको बहुत ही डिटेल में देखेंगे। अक्सर कर एग्जाम में जो एरर्स आती हैं, जो चीज़ें पूछी जाती हैं, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस के बारे में ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। ये कैसे होते हैं, इनके चेहरे कैसे होते हैं, कहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, कहाँ पर लगा हुआ वहाँ से हटाना होगा, ये सारी बातें हम लोग एक एक करके वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप टीजीटी पीजीटी के एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझ के जाना, क्योंकि इससे रिलेटेड एक एरर जरूर देखने को मिलता है। अगर वो एरर देखने को मिलता है तो आप इसको जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये आपको काफी हेल्प करेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक के दोनों के चेहरे सेम होते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों हैं। ये रिफ्लेक्सिव कब होते हैं, ये एम्फेटिक कब होते हैं, ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझ रखा था। और पोजीशन से पता करते हैं कि ये यहाँ पर रिफ्लेक्सिव का काम कर रहा है कि ये एम्फेटिक का काम कर रहा है। ठीक है, ये भी हमने डिटेल में समझ लिया था। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ कहाँ आता है, हमें कैसे पता चलेगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे यहाँ पर कुछ वर्ब्स लिखी हैं, जैसे कि अवेल, एब्सेंट, रिवेंज, एंजॉय, रिजाइन, अप्लाई, एक्सर्ट, इंट्रोड्यूस एटसेट्रा। ये वो वर्ब्स हैं जो अक्सर कर एग्जाम्स में देखने को मिलती हैं, और ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आना ही आना चाहिए, मतलब इन्हें ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। अगर इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तो आप इसमें सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड्स को आपस में, मतलब सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड्स को इनके बाद लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे कि आई एब्सेंटेड फ्रॉम द ऑफिस, मैं ऑफिस में गया नहीं था, मैं ऑफिस में एब्सेंट था। हिंदी मीनिंग में सारे सेंटेंसेस के अगर निकालूं तो सारे सेंटेंसेस की हिंदी मीनिंग बिल्कुल सही निकलेगी, इसमें कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब बात करें ग्रामर की तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें एरर्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि आई इसमें सब्जेक्ट है, एब्सेंटेड इसमें वर्ब है, फ्रॉम द ऑफिस ये आपका एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है वर्ब का। तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है और ये वर्ब अपने साथ में ऑब्जेक्ट लाती ही लाती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेल्फ या सेल्फ वाला वर्ड जोड़ेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर आई है तो आई के अकॉर्डिंग आ जाएगा, आई एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द ऑफिस। ऑफिस से मैं खुद एब्सेंट था, कोई और नहीं बल्कि मैं था। इसका हिंदी अर्थ ये निकला। अगला, आई एंजॉयड द लंच वेरी मच, मैंने लंच को काफी एंजॉय किया। इस सेंटेंस को अगर आप ब्रेक कीजिए तो आप ध्यान से देखिए, इसमें आई सब्जेक्ट है, एंजॉयड वर्ब है, द लंच आपका ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, वेरी मच एक एडवर्ब फ्रेज है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, क्योंकि एंजॉय का अपना एक ऑब्जेक्ट आया हुआ है। ठीक है, अक्सर कर लोग ये याद करके जाते हैं कि एंजॉय के साथ में सेल्फ वाला वर्ड आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, इसलिए यहाँ पे लगा के आ जाते हैं। ऐसा नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट है तो नहीं लगेगा कुछ भी, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो लगेगा। जैसे कि आई एंजॉयड देयर वेरी मच, मैंने वहां पर काफी आनंद किया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये आपका सब्जेक्ट है, एंजॉयड आपका वर्ब है, देयर आपका एडवर्ब है, और वेरी मच आपका एडवर्ब फ्रेज है। अब इस एंजॉयड का अपना खुद का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अब इसको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट के तौर पर सेल्फ या सेल्फ वाली वर्ड्स आती हैं। तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है, आई एंजॉयड माई सेल्फ देयर वेरी मच। अब सेंटेंस अपना करेक्ट हुआ है। ये अक्सर कर हमें एरर्स देखने को मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इग्नोर मत करना आप लोग। अगला देखिए, आई रिवेंज्ड अपॉन हर, मैंने उससे बदला लिया। तो आप ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, रिवेंज्ड वर्ब है,
अपॉन हर ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट आया ही नहीं रिवेंज का, तो आई के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रिवेंज्ड माई सेल्फ अपॉन हर, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। ही इंट्रोड्यूस इन द मीटिंग, उसने मीटिंग में परिचय दिया। तो परिचय किसका दिया, इंट्रोड्यूस किसको किया, तो कोई ऑब्जेक्ट तो निकल के आ नहीं रहा है, तो ही इंट्रोड्यूस्ड वर्ब इन द मीटिंग प्रपोजिशनल फ्रेज है जो कि प्लेस को बता रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, उसने अपना खुद का परिचय मीटिंग में दिया। अब सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। ही सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस वर्ब किसको इंट्रोड्यूस किया, खुद को इंट्रोड्यूस किया। ऑब्जेक्ट के रूप में ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वर्ब इंट्रोड्यूस के लिए इन द मीटिंग। ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में एक हिमसेल्फ वाला वर्ड आया हुआ है। द बॉयज इंट्रोड्यूस, लड़के परिचय देते इंट्रोड्यूस करते हैं इन द डिबेट डेली, डिबेट में डेली। तो ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया, ये आपका वर्ब है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बॉयज यहाँ पर देखें अगर आप, तो ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन का जो प्रोनाउन निकल के आता है वो दे होता है, तो दे का अकॉर्डिंग इसका हो जाएगा देम सेल्व्स, क्योंकि बॉयज ज्यादा हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा देम सेल्व्स। द बॉयज इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स इन द डिबेट डेली, लड़के डिबेट में वाद विवाद में प्रतिदिन अपना परिचय देते हैं। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कर एग्जाम्स में देखने मिलते हैं। इन वर्ब्स को आप याद कर लीजिए, इनके बाद ऑब्जेक्ट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप इन वर्ड्स का या इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करके उन सेंटेंसेस को करेक्ट करेंगे। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अभी तक हमने ये समझा कि इन वर्ड्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा क्योंकि उनका मीनिंग वर्ब्स का अधूरा होता है बिना ऑब्जेक्ट के। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर को लगे कि आप उनको रट के आए हो, मग अप करके आए हो, क्रैम अप करके आए हो, तो वो इन वाली वर्ब्स को दे देगा। इन वर्ब्स की खासियत ये है कि इनका अपना मीनिंग कंप्लीट होता है, इनका अपना मीनिंग कंप्लीट होता है। ऑब्जेक्ट आ जाए तो ठीक, ऑब्जेक्ट ना आए तो भी ठीक। तो इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा मिलेगा, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें हटाना होगा। ठीक है, जैसे कि राम केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द फंक्शन, राम ने खुद को फंक्शन से दूर रखा। तो इस सेंटेंस का मीनिंग ऑलरेडी कीप अवे का मतलब दूर रखा। हालांकि आप कहोगे सर कि दूर किसको रखा, क्या रखा है, ये आपके मन में क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन कीप जो है वो अपने आप में मीनिंग कन्वे कर रहा है कि राम ने खुद को दूर रखा फंक्शन से। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं। तो इन वर्ड्स के बाद कीप, सेट, बेद, मेक, स्टॉप, स्टील, क्वालिफाई, मूव, ओपन, ड्रॉ, रीसेट, रोल, बस्ट, हाइड, फीड, गैदर, बहुत सारी वर्ब्स हैं। इन वर्ब्स के बाद अगर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखने को मिले तो आप उसको वहां से रिमूव कर दें, इतना आपको याद रखना है। तो हमने ध्यान दिया कि यहाँ पर केप्ट वर्ब ये कोई भी फॉर्म में हो सकते, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म में। इसके बाद हिमसेल्फ लिखा हुआ है जो कि गलत है, यहां से हिमसेल्फ हट जाएगा। दे केप्ट देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द मीटिंग, उन्होंने खुद को मीटिंग से दूर रखा, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पर करेंगे दे केप्ट अवे फ्रॉम द मीटिंग, इस तरह से। लेट अस रेस्ट आवरसेल्व्स नाउ, चलो आओ आराम करते हैं। तो आराम किसी दूसरे को तो करवाए नहीं, खुद ही आराम करेगा इंसान। तो रेस्ट का मतलब खुद ही आराम करना, तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अलग से नहीं लगाएंगे, तो यहां से हम देम आवरसेल्व्स हटा देंगे। जैसे यहाँ पर रेस्ट लिखा हुआ है तो वहां आया हुआ भी है, तो ये सेंटेंस में आवरसेल्व्स गलत है। ही हाइड्स इन द रूम डेली बिकॉज ऑफ कॉलेज, कॉलेज जाने की वजह से वो प्रतिदिन अपने आप को रूम में छुपा लेता है, तो खुद को ही छुपाएगा, तो हाइड के साथ में हिमसेल्फ नहीं आएगा, यहां से ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, आई डू ऑल माई वर्क। अब इस सेंटेंस में पजेसिव एडजेक्टिव आया है, ना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है। मैं अपना सारा काम, मैं आई डू ऑल माई वर्क, मैं अपना सारा काम करता हूं, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है।
आई डू मैं करता हूँ, कैसे करता हूँ, मैं खुद करता हूँ, किसी दूसरे से नहीं करवाता हूँ। ठीक है, ये डू का ऑब्जेक्ट है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आई डू। आई डू के बाद ये ऑप्शनल, ये कंपलसरी नहीं है, आप इसको हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो, क्योंकि डू से पूरा मीनिंग कन्वे हो रहा है। और इस लिस्ट में मैंने डू दिया भी नहीं है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो यहाँ पे ये माई सेल्फ सही है, आप इसको लगा भी सकते हो और हटा भी सकते हो। अब अगर आपका मन करे सर ऐसे लिख सकते हैं क्या कि आई डू माई सेल्फ ऑल माई वर्क, मैं अपना सारा काम खुद करता हूँ, ऐसे अर्थ में, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? उसका रीजन ये है कि जो डू वर्ब है इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, या तो माई सेल्फ लगा दो या फिर ऑल माई वर्क लगा दो, कोई एक आपको चूज करना पड़ेगा, दोनों नहीं लगा सकते हो। सब मुझे दोनों ही लगाने हैं, तो हम क्या करें, इसको भी समझ लीजिए। फिर आप क्या करोगे, आई डू ऑल माई वर्क माई सेल्फ, आप ऐसे फिर इसको लिखोगे एम्फेटिव प्रोनाउन के तौर पर। एक तरीका और है कि इसकी पोजीशन चेंज कर दो, आई माई सेल्फ डू ऑल माई वर्क, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये आपका फिर से एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। और जो बात मैंने आपको यहाँ पर समझाई है वो बात यहाँ पर लिखी हुई है, आई डू ऑल माई वर्क माई सेल्फ। ये तरीका ठीक है, ये इसमें से कोई एक चूज कर लीजिए तो भी सेंटेंस हमारा सही होगा। तो ये कुछ बातें थी जो आपको परमानेंटली याद रखनी है, क्योंकि इनके एरर्स हमें अक्सर कर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये दो होते हैं, एक आपका होता है ईच अदर, ठीक है, और दूसरा आपका होता है वन एन अदर। ये दो लोगों के लिए यूज होता है, ये दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है। लेकिन इससे रिलेटेड एरर्स कैसे मिलेंगे उनको हमें समझना होगा। आइए देखते हैं। द बॉयज देमसेल्व्स, लड़के खुद मदद करते हैं ईच अदर, एक दूसरे की। अब इस सेंटेंस में अगर हम ध्यान दें तो बॉयज लिखा हुआ है लड़के, ये कितने इनके कोई नंबर नहीं लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है ईच अदर। तो ईच अदर ये बता रहा है कि दो लड़के हैं जो एक दूसरे को आपस में मदद करते हैं, ठीक है। अब समस्या ये है कि लड़कों की कोई नंबर नहीं लिखा है, संख्या नहीं लिखी है, संख्या नहीं लिखी है, नंबर नहीं लिखा है, तो हमें ये मान के चलते कि बहुत सारे लड़के जो एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर वन एंड अदर भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ईच अदर मैंने इसलिए सही मान लिया क्योंकि बॉयज का कोई नंबर तो लिखा नहीं है, इसलिए ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए कि इसमें एरर क्या है, एरर पूछा जा रहा है, तो फिर हम ईच अदर को हटा देंगे और वन एंड अदर को सही मानेंगे, क्योंकि बॉयज की कोई संख्या नहीं दी, कोई नंबर नहीं दिया गया है। अब सर नंबर दिया, वो कैसे पता करेंगे? उसका सेंटेंस नीचे लिखा हुआ है, शिवा एंड सत्यम, शिवा और सत्यम ने देखा इन द मिरर, शिवा और सत्यम ने मिरर में देखा, मिरर में देखा। अब अगर हम बात करें ईच अदर की, एक दूसरे को देखा कि खुद को देखा, मैंने अर्थ बता दी तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर हम ईच अदर लगाते हैं, मान के चलो अगर हम ईच अदर लगाते हैं, तो ईच अदर का मतलब यह है कि सत्यम शिवा ने एक दूसरे को मिरर में देखा। तो एक दूसरे को देखने के लिए तो वो तो नॉर्मली भी देख सकते हैं एक दूसरे को, मिरर की जरूरत क्या पड़ गई? मिरर की जरूरत तो पड़ी जब खुद को देखना हो। खुद को देखने के लिए मिरर का यूज किया जाता है और दूसरे को देखने के लिए हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं। तो ईच अदर अगर हम लगाएंगे तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं बिना मिरर के, ये तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो मीनिंग ये कन्वे होना चाहिए कि सत्यम और शिवा जो है उन्होंने एक दूसरे को नहीं बल्कि खुद को मिरर में देखा है। लॉजिक समझिए। तो यहाँ पर देम सेल्फ आएगा। दो का मतलब ये नहीं है कि आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा कि रेसिप्रोकल आएगा, आपका रिफ्लेक्सिव ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक दूसरे को देखने के लिए मिरर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन खुद को देखने के लिए मिरर की जरूरत पड़ेगी। तो इस मिरर वर्ड ने बताया कि यहाँ पर क्या आएगा, ये अपना कीवर्ड यहाँ पर है। आगे देखने से कुछ नहीं होता, कभी कभी पीछे देखने से भी बहुत सी चीज निकल के आ जाती हैं।
फिर अब देखिए, शिवा और सत्यम ने गिफ्ट किया। गिफ्ट जो है किसी दूसरे को किया जाता है, इसका मतलब सत्यम ने शिवा को किया और शिवा ने सत्यम को किया, एक दूसरे को किया है। देमसेल्व्स अगर लिखेंगे तो मतलब सत्यम लाया और सत्यम ने खुद को दे दिया, और शिवा गिफ्ट लाए, शिवा ने खुद को गिफ्ट दे दिया, अगर हम देमसेल्व्स लगाएंगे। और ईच अदर का मतलब ये है कि सत्यम ने शिवा को दिया और शिवा ने सत्यम को दिया, दोनों ने एक दूसरे को दिया। तो दो लोग हैं इसलिए यहाँ पर ईच अदर आएगा, क्योंकि देने का काम एक दूसरे के साथ में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, दे सेव्ड बाय हेल्पिंग ईच अदर। उन लोगों ने एक दूसरे को, मतलब उन दोनों एक दूसरे की मदद करके बचाया। अब एक दूसरे के सेंस में ईच अदर आएगा कि वन अनदर आएगा, क्या आएगा? यहाँ पर लिखा है दे। दे जो है वो ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करता है, हालांकि दो लोगों को भी करता है। दो लोगों के लिए तो फिर बोथ आना चाहिए, अगर दो ही हैं वहां पर। ठीक है, अगर दो ही हैं तो फिर बोथ लगाओ ना, दे क्यों लगा रहे हो? इसका मतलब लोग ज्यादा हैं, तो ज्यादा का मतलब यहाँ पर ईच अदर नहीं आएगा, फिर यहाँ पर वन अनदर आएगा, क्योंकि दो को रिप्रेजेंट करने के लिए बोथ आएगा। और दे जो है वो ज्यादा को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई हिंट भी यहाँ पर नहीं है कि दो लोग ही हैं, तो हम यहाँ पर वन अनदर का यूज करेंगे। तो हमें कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ता है कि कहाँ पर कैसे क्या बातचीत हो रही है, हिंट देखने पड़ते हैं, सेंटेंस में वर्ड्स फ्रेजेस ढूंढने पड़ते हैं जो ये कन्वे करते हैं कि यहाँ पर मीनिंग क्या हो रहा है, एक दो के लिए आ रहा है कि ज्यादा के लिए आ रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में, जो कि होते हैं व्हाट, व्हिच, हु, होम, हुज, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। जिस तरह से सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट की तरह काम करता है, वैसे ही हु सब्जेक्ट की तरह काम करता है। जैसे ही का हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस, ऐसे ही हु का होम होता है ऑब्जेक्टिव केस। जैसे ही का पजेसिव केस हिज होता है, ऐसे ही हु का पजेसिव केस हुज होता है। बस अंतर ये है कि ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, स्टार्ट में आते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाएंगे, ये आपको याद रखना है। और ये सेंटेंसेस को जोड़ने का काम भी कर सकते हैं, वो चीज एक अलग है, रिलेटिव प्रोनाउन सीखेंगे। जैसे कि राम सब्जेक्ट, कॉल्ड वर्ब, हिम आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाए तो ही हिम का हो जाएगा, ही यानी कि सब्जेक्ट बन जाएगा, वॉज कॉल्ड वर्ब हो जाएगी, बाय प्रपोजिशन हो जाएगा, राम जो है ऑब्जेक्टिव केस का नाउन हो जाएगा, क्योंकि राम का चेहरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में दोनों सेम होता है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही सब्जेक्ट, कॉल्ड वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट, वॉज कॉल्ड वर्ब, और ही का फिर से हो जाएगा हिम, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये सब्जेक्ट में बदल गया और ये ऑब्जेक्ट में बदल गया, समझते हैं ना ध्यान से। हु सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड, कॉल्ड वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट। हिम को आगे लेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा, वॉज कॉल्ड वर्ब हो जाएगा, बाय प्रपोजिशन हो जाएगा, हु का हो जाएगा होम। लेकिन ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि हमने ये सीखा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं जब क्वेश्चन का काम करते हैं, तो इस हिसाब से ये सेंटेंस गलत है। तो सेंटेंस सही कैसे होना चाहिए? बाय होम वॉज ही कॉल्ड, इस तरह से सेंटेंस होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। तो ये लिखा ठीक है, लेकिन इसका सीक्वेंस सेंटेंस का गलत था, ऑर्डर गलत था। यू सब्जेक्ट विल गो वर्ब विद प्रपोजिशन, हिम ऑब्जेक्ट है इस प्रपोजिशन का। हिम की जगह होम कर सकते हैं। विद होम विल यू गो, तुम किसके साथ जाओगे? तो ये देखिए, जो फ्रेज है ऑब्जेक्ट वाला, इसको हमने यहाँ पर क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। नाम पूछे किसके साथ जाओगे, तो सेंटेंस शुरुआत में लिखा हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, सेंटेंस हमारा सही है। हमने यहाँ पर क्या सीखा कि जो क्वेश्चन वर्ड है अगर प्रपोजिशन के साथ में भी आ रहा है तो भी सेंटेंस की शुरुआत में ही लिखा जाएगा, पीछे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, यू सब्जेक्ट विल एड्रेस वर्ब प्रपोजिशन टू हिम ऑब्जेक्ट इस प्रपोजिशन का। तुम उसको एड्रेस करोगे,
अब हमें पता नहीं किसको करना है, तो हम क्वेश्चन बना देंगे। तुम किसको एड्रेस करोगे, तो इसको उठा कर हम पहले लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड के तौर पर। टू होम विल यू एड्रेस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर सेम प्रपोजिशन यहाँ पर यूज हुई है, सेम प्रपोजिशन यहाँ पर यूज हुई है, लेकिन वो सेंटेंस शुरुआत में लिखा जाएगा। सेंटेंस इन द सेंस वो आपका जो फ्रेज है, ये जो आपका क्वेश्चन वर्ड है, सेंटेंस के शुरुआत में लिखा जाएगा। फिर से देखिए, सब्जेक्ट, टॉक्ड, वर्ब, अबाउट, प्रपोजिशन, हिम, ऑब्जेक्ट। हिम को हमें कन्वर्ट करना है एक क्वेश्चन वर्ड में, तो हम कैसे करेंगे? अबाउट हुम डिड यू टॉक, तुमने किसके बारे में बात की, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमने ये सीखा यहाँ पर कि इंटरोगेटिव जो हमारे वर्ड्स होते हैं, जो प्रोनाउंस है, उनकी पोजीशन क्या है, वो किस तरह से लिखे जाते हैं। सेम प्रपोजिशन यहाँ पर फॉलो हो रही है इंटरोगेटिव क्वेश्चन में। अब अगर हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं और उनको आपस में जोड़ना है, तो ये जोड़ने के काम में भी आते हैं, जिसको हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ फिर ये बन जाएंगे। हम आगे चल के भी सीखेंगे। फिलहाल एक एग्जांपल देखते हैं और इनको कैसे सॉल्व करना है वो भी देख लेते हैं। बाकी प्रॉपर इनके गाइडलाइंस जो हैं, जो इसके रूल्स रेगुलेशंस है, वो आगे हम देखेंगे। जैसे कि दिस इज राम, यह राम है। आई टीच हिम डेली, मैं उसको डेली पे पढ़ाता हूँ। मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ, आप वीडियो को बैक करके इनको दोबारा से देख सकते हो। इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? तो आप कहोगे कि यह राम है, मैं राम को डेली पढ़ाता हूँ। दोनों में राम के बारे में बात हो रही है। इस सेंटेंस में राम के लिए आया है हिम। अभी हमने सीखा था कि हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है होम, लेकिन सेंटेंस के शुरुआत में आता है या बीच में आता है। रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा तो सेंटेंस के बीच में आएगा। इसको हम चेंज करेंगे होम से। आई टीच होम डेली, ऐसे लिखेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज राम होम आई टीच डेली। ठीक है, अब कभी कभी एग्जाम में हमें ऐसा एरर मिलता है देखने को, दिस इज राम हु आई टीच डेली। अब हु आएगा यहाँ पर, क्या आपका हुम आएगा? इसका तरीका ये है कि जितनी वर्ब्स हैं, 3 वर्ब्स हैं, तो 3 सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। ठीक है, अगर आपकी वर्ब्स 2 हैं, सब्जेक्ट आपके 3 हैं, ठीक है, तो आप होम हु को चेंज कर दोगे होम में, जो कि हो जाएगा ऑब्जेक्ट। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो इसका पूरा एक लेक्चर आपको आगे देखने मिलेगा, उस पर हम समझेंगे इसको। दिस इज राम आई टीच डेली, तो दिस सब्जेक्ट है, इसकी ये वर्ब हो गई, ये इतना सॉल्व हो गया। आई सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, ये इतना सॉल्व हो गया। दूसरी कोई वर्ब यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर हम हो का हुम कर देंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। और ये सेंटेंस ठीक इस वाले सेंटेंस से मैच कर रहा, देख लीजिए। ठीक है, अब बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, हर एक वर्ड को आराम से और आगे चल कर देखेंगे। अब एक और देखिए, यू हैव हिज बुक, तुम्हारे पास उसकी किताब है। अब मैं पूछ, तुम्हारे पास किसकी किताब है? तो हिज को रिप्लेस करेंगे हुज से, तो हो जाएगा हुज बुक डू यू हैव, तुम्हारे पास किसकी बुक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जिस तरह से ही का हिज होता है, वैसे ही हु का हुज होता है। इंडिया's कल्चर इज ग्रेट, इंडिया's पोजीशन, तो हुज कल्चर इज ग्रेट, किसका कल्चर अच्छा है। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम में हमें हु इज योर फेवरेट लीडर, ऐसा सेंटेंस देखने मिलता है, तुम्हारा फेवरेट लीडर कौन है। हु ऑफ योर लीडिंग मेंबर, तुम्हारा लीडिंग मेंबर कौन है। इनकी हिंदी मीनिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक समस्या ये है कि जब बात सिलेक्शन के बारे में होती है कि इनमें से कौन, ऐसा अर्थ निकले, जैसे कोई एनिमल के बारे में बात हो रही, कोई पर्सन है, कोई ऑब्जेक्ट है, किसी के भी बारे में बात हो रही हो, और सिलेक्शन की बात हो कि इनमें से कौन, तब आप उन सभी कंडीशंस में केवल विच का यूज करोगे हमेशा। जैसे कि हु इज योर फेवरेट लीडर, तुम्हारा फेवरेट लीडर कौन है, तो बहुत सारे उनमें से एक के बारे में बात हो रही है, तो चूज करना पड़ेगा यहाँ पर।
तो जब भी सिलेक्शन की बात होगी तो हम वहां पर हु नहीं, फिर हम वहां पर विच का यूज करेंगे। तो विच इज योर फेवरेट लीडर, ठीक है। हु ऑफ योर लीडिंग मेंबर, बहुत सारे मेंबर्स, उनमें से कौन लीड कर रहा है वो बताओ। तो यहाँ पर फिर हु नहीं आएगा, फिर यहाँ पर विच आएगा। विच ऑफ योर लीडिंग मेंबर। तो हमने ये समझा यहाँ पर कि सिलेक्शन की बात होगी तो हम वहां पर विच का ही यूज करेंगे, ना कि हु का। तो इस तरह से हमने अपना लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। बाकी आपको कोई भी बैच चाहिए और माइकल सोन का, रैने मार्टिन का, एस बख्शी का या ग्रामर के नोट्स चाहिए, इसके सारे वीडियोस यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल हैं। बेसिक टू एडवांस लेवल के प्रेपोजिशन के नोट्स, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे उपहार क्लासेस ऐप पर, आप जाकर के वहां से एक्सेस कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।